नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में शिक्षा प्रणाली कैसे काम करती है? मतलब कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है? क्या आपको पता है कि हमारी आजादी से पूर्व जब हमारा देश गुलाम था, तब अंग्रेजों का हमारे प्रति हमारी शिक्षा को लेकर के क्या रवैया था? और क्या तब अगर अंग्रेज हमें हमारी मातृभाषा यानी कि हिंदी में शिक्षा प्रदान करते तो क्या उनका पूरा का पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हिंदुस्तान में खतरे में पड़ जाता? करेंगे बात इन सब के बारे में, लेकिन एक एक करके। क्या आपको पता है कि भारत में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आजादी से बहुत पहले हो गई थी और तब गांधी जी ने अंग्रेजों से यह मांग की थी कि हम हिंदुस्तानियों को हमारी जो मातृभाषा हिंदी है ना, उसमें शिक्षा दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने तब इस मांग को मानने से ना पूरी तरह से मना कर दिया था। पूरी दुनिया को पता है कि तब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और वो अपना वर्चस्व हमारे ऊपर बनाए रखना चाहते थे और शायद इसीलिए हमें एजुकेशन से उन्होंने पूरी तरह से दूर रखा। तब न सिर्फ अंग्रेजों ने गांधी जी की यह मांग मानने से मना कर दिया, बल्कि उस समय जो एजुकेशन मिल पाता था ना, वह गिने चुने चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता था और वो भी पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड होती थी। यानी कि अंग्रेजों ने हमारी मातृभाषा हिंदी को दबाने की पूरी कोशिश की और अपनी इसी रास्ते में उन्होंने हिंदी को पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया। लेकिन दिन 15 अगस्त 1947 का जब हमारा देश आजाद हुआ और इसके बाद हमारी जो शिक्षा की नीति है और जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हमारी शिक्षा प्रणाली का विकास जो था ना, वो पूरी तरह से होने लगा। सर्वप्रथम 1948 में यानी कि स्वतंत्रता से पूरे एक साल तुरंत बाद ही हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर दिया गया, जिसको हम तब राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसके पश्चात तब से लेकर के आज तक वर्तमान में कई आयोग गठित हो चुके हैं। और एक समय तब था और आज का समय जब तब से लेकर के आज तक कई शिक्षा आयोग का गठन किया गया ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसे और भी ज्यादा बेहतर बना जा सके। और इसी क्रम में आजादी के बाद से लेकर के आज तक 5, जिसमें पहला माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके बाद चौथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ 5वां राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शामिल है। इन सारे आयोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने और उन्हें मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, जिससे कि भारत के अंदर वर्तमान एजुकेशन जो सिस्टम है उससे काफी ज्यादा मजबूती मिली। और आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में संविधान के अंदर भारत के नागरिकों के लिए राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि राज्य या फिर केंद्र सरकारें किसी को भी शिक्षा के मामले में ना तो दूर रख सकते हैं और ना ही अपने नागरिकों के साथ शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत के नागरिकों को ना शिक्षा के मामले में उनके समान अधिकार हैं और इसके अंतर्गत इस बात को पूरी तरह से क्लियर एंड कट में लिखा गया है कि राज्य किसी भी स्थिति में शिक्षा के अवसर में कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा और कोई राज्य अगर ऐसा करता है तो उसे मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में कोर्ट को ना राज्य सरकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए ना इसमें बहुत ज्यादा आज तक बदलाव होते रहे, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए काफी ज्यादा लाभकारी। इसके अलावा आपको यह बात पता होनी चाहिए ना, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में हमारे लिए हमारे 6 मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए, जिसमें पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसके साथ ही 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है और 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर किसी नागरिक को शिक्षा के अवसर में किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार भेदभाव करती है तो वह इन 6 अधिकारों के खिलाफ उल्लंघन माना जाएगा और इसमें एक शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और ये सारे के सारे जो अधिकार है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें हमारे लिए दिए गए हैं। अब अगर आप और भी जानना चाहते हैं हमारा संविधान जो है वो हमें शिक्षा को लेकर के कौन कौन से अधिकार दिए हुए, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा को अनिवार्य है। इसके अलावा शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत, जहां प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, परंतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए ना देश के भविष्य को अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए तब भारत के सरकार जो थे उन्होंने उचित नागरिकों के निर्माण हेतु 1976 में 43वें संविधान जो संशोधन किया गया उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद राज्य सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उनमें केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं और इसके अलावा संघ सूची के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें केवल सरकार यानी कि केंद्र जो सरकार है वो ही कानून बना सकती है। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून मिलकर के बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में ये दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो इस कंडीशन में
केंद्र का जो कानून होगा वो सर्वोपरि होगा और वही सर्वोपरि मान्य होगा। इसके अलावा स्तरीय शिक्षा को लेकर के प्रावधान किया गया। स्तरीय शिक्षा में सरकार ने यह बात कही कि राज्य स्तरीय और बालकों की शिक्षा के लिए विशेष उपबंध ला सकते और इसके साथ ही शिक्षा संसाधनों में प्रवेश के समान जो अवसर है उसे लेकर के कहा गया है कि राज्य, धर्म, लिंग, जाति या वंश को देख कर ना किसी के भी फेवर में या किसी के भी अनफेवर में जो है किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो किसी के साथ नहीं कर सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भारतीय संविधान ने विशेष प्रावधान निर्धारित किए हुए हैं, जिसमें कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई और प्राथमिक स्तर में निःशुल्क पुस्तकों के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के पूरे प्रावधान किए गए।